Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, आयुर्वेद में रिसर्च, खास तौर पर स्टूडेंट्स के नज़रिए से। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे आयुर्वेद का जो सदियों पुराना ज्ञान है उसे आज की मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स के साथ मिलाया जा रहा है। हाँ, और ये सिर्फ मतलब किताबों की बात नहीं है। असल में ये जो मेल हो रहा है ना, ये आयुर्वेद को साइंटिफिक तौर पर वैलिडेट करने में तो मदद कर ही रहा है। साथ ही जो हमारे देश के हेल्थ गोल्स हैं, जैसे विजन 2030 या विकसित भारत 2047, उनको पाने में भी ये अहम हो सकता है। और हाँ, एआई जैसी जो नई टेक्नोलॉजी हैं, उन्हें आयुर्वेद में कैसे लाया जाए, इस पर भी काफी कुछ है इसमें। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि आयुर्वेद में ये रिसर्च की पूरी यात्रा होती कैसे है, मतलब पुराने ग्रंथों से लेकर आजकल के क्लिनिकल ट्रायल्स तक, और आगे क्या, भविष्य की टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। जी। ये सिर्फ एक प्रोसेस समझने जैसा नहीं है, बल्कि ये देखना भी है कि इससे हमारे हेल्थ केयर का भविष्य कैसे बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम, किसी भी रिसर्च का बेस टॉपिक चुनना। ये आयुर्वेद में कैसे होता है? देखिए, आयुर्वेद रिसर्च की जो खासियत है वो यही है कि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि टॉपिक का चुनाव अक्सर पुराने ग्रंथों पर आधारित होता है, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। हाँ बिल्कुल, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इनमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जो योग यानी फॉर्मुलेशंस बताए गए हैं उन पर। ये सिर्फ परंपरा निभाना नहीं है, बल्कि एक मजबूत बुनियाद रखना है। चरक संहिता में एक सूत्र भी है, स्वय प्रज्ञेय प्रज्ञायताम यत् सिद्धिये भूते। इसका क्या मतलब हुआ? मोटा मोटा मतलब है कि असली ज्ञान खुद के गहरे अध्ययन और विवेक से ही आता है। दिलचस्प है कि शुरुआत पुराने ज्ञान से होती है, लेकिन उससे आज के जमाने के लिए रेलेवेंट कैसे बनाते हैं? कोई उदाहरण है? हाँ बिल्कुल, यहीं पर आज की जो स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां हैं वो सामने आती हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट कॉग्निटिव हेल्थ यानी दिमाग की सेहत पर काम करना चाहता है, तो वो पुराने ग्रंथों में जो मेध्य रसायन बताए गए हैं, मतलब बुद्धि बढ़ाने वाली दवाएं, उन पर फोकस कर सकता है। या फिर जैसे आजकल डायबिटीज, जिसे आयुर्वेद में प्रमेह कहते हैं, वो इतनी बड़ी समस्या है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो उसके मैनेजमेंट के लिए पुराने योग कितने कारगर हैं, इसका अध्ययन करना एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक हो सकता है। तो चुनाव ऐसा होता है कि वो हो तो क्लासिकल ज्ञान पर आधारित, लेकिन उसका हल आज की जरूरत हो। समझ गई। तो मतलब क्लासिकल ज्ञान और आज की जरूरत दोनों का मेल होता है टॉपिक चुनने में। अच्छा, टॉपिक फाइनल हो गया। अब अगला स्टेप होता है लिटरेचर रिव्यू का, यानी उस टॉपिक पर पहले से जो जानकारी मौजूद है उसे खंगालना। इसके लिए कहाँ जाते हैं? इसके लिए कई अच्छे रिसोर्स हैं। एक तो बहुत महत्वपूर्ण है AYUSUH रिसर्च पोर्टल। अच्छा। हाँ, यहाँ पर आपको एविडेंस बेस्ड स्टडीज मिलती हैं, मतलब प्रमाणों पर आधारित रिसर्च। तो ये देखने के लिए कि भाई इस टॉपिक पर पहले क्या काम हुआ है, ये एक अच्छी शुरुआत है। फिर WHO की भी एक स्ट्रैटेजी है ट्रेडिशनल मेडिसिन पर, 2025 से 2034 तक की। उसमें भी आयुर्वेद जैसे क्षेत्रों में मजबूत साइंटिफिक सबूत बनाने पर जोर दिया गया है। तो उसे भी देखना होता है? जी हाँ, उसे भी देखना जरूरी है। और फिर बात आती है कि रिव्यू में क्या क्या देखें। हाँ, क्या इसमें सिर्फ मॉडर्न रिसर्च देखते हैं या पुरानी किताबों को भी? दोनों। यही तो खास बात है। एक तरफ तो आपको पुराने ग्रंथ, उनकी टीकाएं मतलब कमेंट्रीज, उनको सिस्टमैटिक तरीके से देखना होता है कि भाई मूल सिद्धांत क्या कहता है इस बारे में। और दूसरी तरफ जो मॉडर्न क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं या दूसरी रिसर्च हुई है, जो CCRAS यानी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज या एम्स जैसे बड़े संस्थान करते हैं, उनको भी देखना पड़ता है। तो ये दोहरा नजरिया हो गया। बिल्कुल। इससे ये पक्का होता है कि रिसर्च न तो सिर्फ पुराने ज्ञान को दोहराती रहे और न ही अपनी जड़ों से कट जाए। तो ये एक तरह से जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं उससे उसके हिस्टोरिकल और साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में रखने जैसा है। अच्छा, ये सब रिव्यू हो गया। अब रिसर्च को एक दिशा देनी होगी। यहीं पर हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव आते होंगे, है ना? बिल्कुल सही। ये तीसरा कदम है और बहुत जरूरी।
एक साफ साफ हाइपोथेसिस मतलब एक परिकल्पना बनानी होती है जिसे टेस्ट किया जा सके। कोई उदाहरण जैसे वो मेध्य रसायन वाला? हाँ, जैसे सामग्री में एक उदाहरण था कि एक खास पर्सनलाइज्ड मेध्य रसायन डाइट बूढ़े लोगों में कॉग्निटिव डिक्लाइन को प्लासीबो की तुलना में ज्यादा असरदार तरीके से कम करती है। ये एक बिल्कुल स्पेसिफिक टेस्ट करने लायक स्टेटमेंट है। और फिर इसी के आधार पर उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव तय होते हैं। जी, और ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल साफ और मापने लायक मेजरेबल होने चाहिए। जी। जैसे उसी उदाहरण में ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, पहला कि जो मेधी रसायन चुना है उसकी सेफ्टी और एफिकेसी मतलब सुरक्षा और प्रभावशीलता जांचना। ठीक है। और दूसरा कि जो कॉग्निटिव सुधार हुए उन्हें स्टैंडर्ड न्यूरोसाइकोलॉजिकल स्केल्स से मापना। ये ऑब्जेक्टिव रिसर्चर को गाइड करते हैं कि भाई करना क्या है और नापना क्या है। बिल्कुल साफ हो गया। हाइपोथेसिस बन गई, ऑब्जेक्टिव्स तय हो गए। अब बारी आती है पूरी रिसर्च की प्लानिंग की, उसे डिजाइन करने की। ये चौथा कदम है। इसमें क्या ध्यान रखते हैं? इसमें भी कई अहम चीजें हैं। जी। पहली तो क्वालिटी, जैसे जो जड़ी बूटियां या दवाएं इस्तेमाल होंगी वो इंडियन फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सर्टिफाइड और मानकीकृत मतलब स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए। ये क्यों जरूरी है? ताकि नतीजों पर भरोसा किया जा सके। अगर दवाई ही हर बार अलग होगी तो नतीजे कैसे भरोसेमंद होंगे। दूसरी बात है स्टडी का डिजाइन, जो आजकल गोल्ड स्टैंडर्ड माने जाते हैं, जैसे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल यानी आरसीटी। हाँ, सुना है इसके बारे में। जी, तो वैसे तरीके अपनाए जाते हैं। और ये सब आयुष सुविधाओं के लिए जो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स यानी आईपीएच हैं उनके मुताबिक भी होना चाहिए। आपने मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन की बात की। ये आयुर्वेद जैसी पारंपरिक चिकित्सा में मुश्किल नहीं होता, क्योंकि इलाज तो बहुत पर्सनलाइज्ड होता है अक्सर। हाँ, ये चुनौती तो है, बिल्कुल है, लेकिन यहीं पर रिसर्च का रोल आता है। स्टैंडर्डाइजेशन का ये मतलब नहीं कि आयुर्वेद का वो व्यक्तिगत नजरिया खत्म कर दें। नहीं, इसका मतलब है कि जो दवा या प्रोसेस हम स्टडी कर रहे हैं उसकी क्वालिटी, उसकी मात्रा तय हो ताकि स्टडी के नतीजे रिलायबल हों। अच्छा। और हाँ, ये पूरी प्लानिंग जो है वो AYO GY जैसी सरकारी योजनाओं के साथ भी जुड़ी होती हैं, जो क्लिनिकल, फार्मास्यूटिकल और ट्रांसलेशनल रिसर्च को बढ़ावा देती हैं। मतलब लैब की खोज को मरीज तक कैसे पहुंचाएं, इस पर जोर। ठीक है, प्लान तैयार हो गया। अब आता है असली काम, पांचवा कदम, रिसर्च करना। इसमें डेटा कलेक्शन और एनालिसिस शामिल है। यहाँ किस तरह का डेटा जमा करते हो? डेटा कई तरह का होता है। एक तो होता है क्वांटिटेटिव डेटा, मतलब जिसे अंकों में नाप सकें, जैसे क्लिनिकल पैरामीटर्स, मरीज की प्रकृति क्या है, वात, पित्त, कफ, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है, कॉग्निटिव स्कोर कितना है, ये सब। और दूसरी तरफ होता है क्वालिटेटिव डेटा, मतलब गुणात्मक, जैसे मरीज खुद क्या महसूस कर रहा है, उसका अनुभव कैसा रहा। इसे पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम्स कहते हैं। इससे पूरी तस्वीर मिलती है। और ये जो मिला जुला डेटा है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, इसका एनालिसिस कैसे करते हैं? यहाँ पर ट्रेडिशनल और मॉडर्न तरीके कैसे मिलते हैं? हाल तो होता ही है। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड है। जी, इनसे पता चलता है कि नतीजे स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हैं या नहीं। लेकिन खास बात यह है, जैसा सामग्री में बताया गया है, कि इसमें कोशिश की जाती है कि जो क्लासिकल पैरामीटर्स हैं, जैसे दोषों का बैलेंस, वात, पित्त, कफ या अग्नि की स्थिति मतलब पाचन शक्ति, इनको भी क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स के साथ इंटीग्रेट किया जाए। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मतलब दोष बैलेंस को क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स से जोड़ना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पारंपरिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें मापने लायक बनाया जाए। जैसे क्या किसी इलाज के बाद मरीज के दोषों में कोई ऐसा बदलाव आया जिसे हम नाप सकें? अच्छा। क्या उसे किसी बायोमार्कर या किसी क्लिनिकल स्कोर से कोरिलेट कर सकते हैं? ये आयुर्वेद की जो समझ थोड़ी सब्जेक्टिव लगती है, उसे ऑब्जेक्टिव डेटा के साथ जोड़ने की एक कोशिश है। आसान नहीं है और ये अभी रिसर्च का एक एक्टिव फील्ड है, पर ये एक बहुत ज़रूरी कोशिश है, दो अलग ज्ञान प्रणालियों को एनालिसिस के लेवल पर जोड़ने की। समझ गई। ये वाकई दो दुनियाओं के बीच एक पुल बनाने जैसा है। अच्छा, डेटा एनालिसिस हो गया। अब हम पहुंचते हैं छठे और सातवें कदम पर, नतीजे निकालना और उनकी रिपोर्टिंग करना। नतीजों को कैसे समझाते हैं? नतीजों को सिर्फ आंकड़ों की तरह नहीं देखते, उन्हें वापस क्लासिकल सिद्धांतों से जोड़कर देखा जाता है। जैसे अगर स्टडी में पता चला कि मेध्य रसायन से वाकई याददाश्त या बुद्धि में सुधार हुआ है, तो निष्कर्ष में यह बताया जाएगा कि देखो, ये नतीजा चरक संहिता में जो मेध्य रसायन का सिद्धांत बताया गया है उसे कंफर्म करता है।
इससे ये दिखता है कि मॉडर्न रिसर्च कैसे पारंपरिक ज्ञान को वैलिडेट कर रही है। और इन नतीजों को साइंटिफिक कम्युनिटी तक कैसे पहुंचाते हैं? रिपोर्ट कैसे लिखते हैं? रिपोर्टिंग के लिए जो स्टैंडर्ड साइंटिफिक फॉर्मेट है, IMRD कहते हैं उसे, इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट्स, डिस्कशन, उसी का इस्तेमाल होता है। ताकि दुनिया भर के वैज्ञानिक समझ सकें। बिल्कुल। लेकिन एक जरूरी चीज ये है कि जहां भी आयुर्वेद के खास शब्द इस्तेमाल होते हैं, उन्हें फुटनोट्स में या अलग से समझाया जाता है। ये भी बताया जाता है कि इन नतीजों का पब्लिक हेल्थ के लिए क्या मतलब है और ये AUSH इंटीग्रेशन के फ्रेमवर्क में कहाँ फिट होते हैं। और पब्लिश कहाँ करते हैं? कोशिश रहती है कि अच्छे पीयर रिव्यूड जर्नल्स में पब्लिश हों, जैसे आयुष रिसर्च पोर्टल या CCRAS जिन्हें सपोर्ट करता है। साइटेशंस में क्लासिकल श्लोकों के रेफरेंस के साथ साथ मॉडर्न रिसर्च के सबूत भी दिए जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया तो काफी व्यवस्थित और मजबूत लग रही है, लेकिन ये जो स्टूडेंट्स के लेवल पे रिसर्च हो रही है, क्या इसका हमारे देश के जो बड़े हेल्थ गोल्स हैं उनसे भी कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है, और ये बहुत अहम कनेक्शन है। देखिए, सामग्री में विजन 2030 का जिक्र है। हाँ। उसका लक्ष्य है UHC, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। हाँ। उसके फ्रेमवर्क में सुरक्षित और एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद सब तक पहुंचे। हाँ। आसान भाषा में कहें तो कोशिश ये है कि देश के हर नागरिक को जरूरत पड़ने पर भरोसेमंद आयुर्वेदिक सलाह और इलाज मिल पाए। तो जब स्टूडेंट्स इतनी मेहनत से रिसर्च करके आयुर्वेद की प्रभावशीलता और सुरक्षा को साबित करते हैं, तो वो सीधे सीधे इस लक्ष्य को पाने में मदद कर रहे हैं। और विकसित भारत 2047 का भी जिक्र था, उसमें आयुर्वेद का क्या रोल देखा जा रहा है? विकसित भारत 2047 का विजन तो और भी बड़ा है। वो आयुर्वेद को सिर्फ इलाज तक नहीं देखता, वो इसे देखता है एक बड़े साधन के रूप में बीमारियों से बचाव के लिए, मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए। अच्छा। साथ ही गांवों में जैसे औषधीय पौधों की खेती होती है, उससे जुड़े उद्योग हैं, उनसे आर्थिक विकास को बढ़ाने में और दुनिया भर में भारत को वेलनेस के फील्ड में एक लीडर बनाने में भी आयुर्वेद की भूमिका देखी जा रही है। ये सब तभी हो पाएगा जब हमारे पास पुख्ता साइंटिफिक सबूत हों, और वो सबूत कहाँ से आएंगे? इसी तरह की रिसर्च से। सरकार की तरफ से भी तो पहल हो रही है इस दिशा में। हाँ, बिल्कुल हो रही हैं। जैसे जामनगर में WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाए, वो एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, वो तो बड़ी खबर थी। जी। फिर नेशनल आयुष मिशन है, उसके तहत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOPs बन रही हैं। हर घर आयुर्वेद जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। ये सब दिखाता है कि सरकार भी एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद को नेशनल हेल्थ सिस्टम में लाने के लिए सीरियस है। ये सब तो हुई आज की और आने वाले कल की बात, लेकिन भविष्य की तरफ भी इशारा है, खासतौर पर टेक्नोलॉजी और AI को लेकर। स्टूडेंट से क्या उम्मीद की जा रही है इस बारे में? हाँ, ये हिस्सा मुझे भी बहुत रोमांचक लगा। स्टूडेंट्स और यंग रिसर्चर्स को सीधे सीधे कहा जा रहा है कि भाई आप लोग आयुर्वेद में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करने के तरीके ढूंढो। जैसे मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके जो हजारों साल पुराने ग्रंथ हैं उनमें पैटर्न ढूंढना, या संस्कृत टेक्स्ट को समझने के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP का इस्तेमाल करना, या फिर नए डिजिटल टूल्स बनाना। डिजिटल टूल्स? कैसे टूल्स? क्या कुछ उदाहरण भी हैं? हाँ, कुछ शुरुआती आइडियाज दिए गए हैं जिन्हें वो MVP कहते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। मतलब किसी नए टेक आइडिया का वो पहला सबसे सिंपल रूप जिसे बनाकर टेस्ट किया जा सके। हाँ। जैसे एक है विद्यो शुद्धि ग्रिड। ये एक वेब ऐप हो सकता है जो AI की मदद से पुराने फॉर्मुलेशंस की क्वालिटी, सामग्री, मानकीकरण का डेटाबेस बनाए। अच्छा। दूसरा प्रकृति मंत्रा। ये एक मोबाइल ऐप हो सकता है, शायद चैटबॉट से या फोटो एनालिसिस से, जैसे जीभ या आंखों की तस्वीर लेकर लोगों को उनकी प्रकृति यानी दोष जानने में मदद करे शुरुआती तौर पर। फिर रोगानिदान AI। ये एक सॉफ्टवेयर हो सकता है जो डॉक्टर की मदद करे, मरीज लक्षण बताएं और ये सॉफ्टवेयर उसे आयुर्वेद के निदान के तरीकों से मैप करे, एक तरह का डायग्नोस्टिक असिस्टेंट। और एक शोधा का सूत्र। ये IoT प्लेटफॉर्म हो सकता है, मतलब सेंसर्स वगैरह लगे हों जो पंचकर्मा जैसी क्रियाओं को मॉनिटर करें और रियल टाइम फीडबैक दें। अरे वाह, ये तो सच में भविष्य की बातें लग रही हैं। वो जो लाइन है ना, एंशिएंट विजडम, विजनरी ऑटोमेशन, प्राचीन ज्ञान, भविष्यदर्शी स्वचालन। लेकिन क्या इससे आयुर्वेद का जो असली रूप है वो बदलने का खतरा नहीं है? देखिए, चिंता तो जायज़ है, लेकिन यहाँ जो मूल मंत्र है वो ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल परंपरा को बदलने के लिए नहीं करना है, उसे और सशक्त बनाने के लिए करना है। अच्छा। उसकी पहुंच बढ़ाने के लिए, उसे और सटीक बनाने के लिए। AI पैटर्न पहचान सकता है, डेटा जल्दी एनालाइज कर सकता है, पर्सनलाइज सलाह देने में मदद कर सकता है।
ये सब आयुर्वेद के जो मूल सिद्धांत हैं उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये इनोवेशन का एक बहुत बड़ा एरिया है। तो कुल मिला के आज हमने देखा कि आयुर्वेद में रिसर्च की ये जो पूरी प्रक्रिया है ये कितनी बहुआयामी है। मतलब ये पुराने ज्ञान की नींव पर खड़ी होती है, जी। आधुनिक विज्ञान के कठोर तरीकों को अपनाती है, देश के हेल्थ गोल्स के साथ जुड़ती है और अब तो एआई जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी को भी गले लगाने को तैयार है। सबसे अहम बात शायद यही है कि ये परंपरा और आधुनिकता का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड संगम बनाने की कोशिश है। बिल्कुल सही कहा आपने, एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका है ये। और जब हम इस पूरे स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को देखते हैं जिसका फोकस आयुर्वेद को वैलिडेट करना, मॉडर्न बनाना और नेशनल हेल्थ से जोड़ना है, तो एक सवाल मन में आता है क्या? कि भाई इस पूरी मेहनत का, इस ज्ञान का अंतिम लक्ष्य तो यही होगा कि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, सिर्फ भारत में ही नहीं, शायद दुनिया भर में। तो अगला बड़ा सवाल या कह लीजिए अगली बड़ी चुनौती ये हो सकती है कि ये जो हमारी भारतीय ज्ञान संपदा है, इसे इसके तमाम साइंटिफिक सबूतों के साथ दुनिया की जो मेन स्ट्रीम हेल्थ सिस्टम्स हैं उनमें असरदार तरीके से इंटीग्रेट करने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है या सबसे बड़ा मौका कहाँ है, इस पर सोचने की जरूरत है।